आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन मंच पर। आज की क्लास हम लाइव लेने वाले थे, लेकिन नेटवर्क की समस्या की वजह से ये क्लास लाइव नहीं हो पाई, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास ये है। तो आज हम हिंदी से संबंधित जो सेकंड क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति और समीक्षा, यानी भारतीय संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित जो संविधान में जो लिखित में जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी को भारतीय संविधान में किस रूप में मान्यता मिली है और किस किस प्रकार से हिंदी को जो एक मान सम्मान भारतीय संविधान में दिया गया है और संविधान में हिंदी को किस नाम से मान सम्मान मिला है, किस प्रकार से इसको पूरे देश में सम्मान दिया गया है, उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। ये हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक नहीं है, ये हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ टॉपिक है, हिंदी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये हमारे सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें जनरल क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी इसके क्वेश्चन आ सकता है, तो स्पेशल जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वहाँ भी इसके क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। इसको आप ये ना सोचिए कि केवल व्याकरण का टॉपिक है, ये व्याकरण का टॉपिक कम है, लेकिन जनरल जो टॉपिक है वो ज़्यादा इसमें महत्व रखता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू कर रहे हैं हम। हिंदी की संवैधानिक स्थिति और उनकी समीक्षा है। जो हमारी भारतीय संविधान में जब हिंदी को मान सम्मान मिला था, आज़ादी के बाद हिंदी का जो राजभाषा के रूप में विकास हुआ था उससे संबंधित हम बात है वो इस क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि जो सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिन भी बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे वो आपके किसी न किसी एग्जाम में वो ज़रूर सहायता करेंगे। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, यानी जो हमारा राजपाट होता है उसमें कामकाज की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहा गया है। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में थोड़ा अंतर है, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन तब से पहले हम राजभाषा को जान लेते हैं। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। यह राजकाज के कामों के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको राजभाषा कहा जाता है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्योंकि राजकाज की भाषा उसको राजभाषा कहते हैं, लेकिन जो पुराने समय में राजाओं के समय में जो भाषा थी, राजाओं नवाबों के समय में इसको राजभाषा को क्या कहा जाता था, तो इसको दरबारी भाषा भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। राजभाषा जो है वो सौ शासन आने के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता है वो उत्पन्न होती है। प्राय राष्ट्रभाषा ही सौ शासन आने के बाद राजभाषा वो बन जाती हैं, यानी जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है इसलिए राजभाषा कहा गया है। और भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि राष्ट्र कहा गया है। अगर यहाँ पे भारत को संविधान में एक राष्ट्र की संज्ञा मिली होती तो भारत की राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा होती, क्योंकि भारत में राष्ट्र जो भारतीय संविधान में भारत को एक राष्ट्र का दर्जा नहीं है, इसको राज्यों का संघ कहा गया है, संघीय संरचना इसको बोला गया है। संविधान जो लिखा गया था उसमें ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये संघीय संरचना है, कई राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया है और उसका नाम भारत है। संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा है उसको नहीं मिला है। हालांकि राष्ट्र है, ऐसी बात नहीं कि राष्ट्र नहीं है, लेकिन लिखित रूप में संविधान की जब बात करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। भारत में भी राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी इसको राष्ट्रभाषा कह देते हैं, लेकिन संविधान में जब बात आती है, लिखित रूप में आती है, तो इसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसको राजभाषा वाला ऑप्शन ही ठीक करना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी अगर आ जाता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको जो प्राथमिकता है वो राजभाषा को देनी है, यानी भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, या हिंदी या हिंदी को भारतीय संविधान में किस रूप में मान्यता मिली है। अगर ऑप्शन राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों आता है तो आप राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा की तरफ है वो जाएंगे, क्योंकि लिखित में भारतीय संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा है वो दिया गया है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि भारत में संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया या राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा है वो दिया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कई बार आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हो, कल क्वेश्चन भी आता है कि हिंदी जो 14 सितंबर को मनाते हैं कि वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है।
तो 14 सितंबर को जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, न कि विश्व हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को यहाँ पे हम कौन सा राष्ट्र दिवस मनाते हैं, दिवस मनाते हैं, वो हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये उसके बारे में अलग बात करेंगे। ठीक है, राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र है वो सीमित होता है। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों में कुछ राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, क्योंकि सारे भारत में है वो हिंदी भाषा है वो नहीं बोली जाती। भारत के जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर और मध्य भारत के राज्य, वहाँ पे हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा मिला हुआ है और बाकी जगह वो द्वितीय भाषा को दर्जा मिला हुआ है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंजाबी है वो उसको प्रथम भाषा का दर्जा मिला है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा है। यानी अलग अलग राज्यों में जो इनकी भाषा है वो अलग अलग बताई गई है, दिखाई गई है और वास्तव में है भी। और कई राज्यों में हिंदी है वो द्वितीय भाषा है, कई राज्यों में हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा वो मिला हुआ है। तो आगे हम प्रथम भाषी राज्य और द्वितीय भाषी राज्य है उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये एक और इस पर इंपॉर्टेंट बात है राजभाषा के बारे में। राजभाषा कोई भी हो सकती है, जैसे दिल्ली सल्तनत से काल से लेकर के मेघालय के काल तक जो फारसी राजभाषा रही थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल में राजभाषा कौन सी थी, फारसी थी। आगे बात करते हैं मेघालय के काल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी ये जो समय अवधि था वहाँ पे अंग्रेजी है वो राजकाज की भाषा थी, क्योंकि लॉर्ड मेघालय ने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था और अंग्रेजी भाषा के पक्षधर वो रहे थे। तो वो अंग्रेजी की विदेशी भाषा थी, वो भी भारत की राजभाषा थी, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का अधिकार था, शासन था, उनका अधिकार था। ठीक है, स्वतंत्रता की बात हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि स्वभाषा है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में इसको दर्जा दिया गया है। आगे बात करते हैं संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। ये जो आर्टिकल हमारा 120 है उससे रिलेट करता है, अनुच्छेद 120 है। यानी अगर आगे हम ये भी बात करेंगे किस किस अनुच्छेद में किस किस स्थान पे हिंदी भाषा का वर्णन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये। तो हम आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120 के आधार पर बात करते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी भी सदस्य को मातृभाषा में, ठीक है, यहाँ मातृभाषा में का मतलब है वो अपनी स्थानीय भाषा में, लोकल जो लैंग्वेज है उसकी, उसमें सदन को संबोधित करने की अनुमति है उसको दे सकता है। संसद द्वारा अन्यथा उपबंध ना हो तो 15 वर्षों की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी शब्दों का लोप है वो किया जा सकता है। ये आज़ादी के बाद की बात है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 1949 में, ठीक है, 1949 के अंदर। तो जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, हिंदी के विकास के लिए जो कमेटियां बनी थी, जो संविधान लागू हुआ था, तो लिखित में संविधान में ये बात तय की गई थी कि क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ 47 में, 50 में संविधान बिल्कुल तैयार था, लागू हो गया था, तो उस समय क्या था, जो राजकाज के जो काम संभालने वाले लोग थे वो अंग्रेज अधिकारी थे या ऐसे भारतीय थे जो अंग्रेजी जानते थे और अंग्रेजी के पक्षधर थे। तो वो लोग ऑफिस में काम करते थे, कार्यालय में काम करते थे, अधिकारियों के नीचे वो काम करते थे, तो उनकी भाषा तो वो अंग्रेजी थी। तो एकदम से इतने बड़े तंत्र को बदलना, इतने बड़े शासन को बदलना, उनकी भाषा को बदलना बड़ा मुश्किल कार्य था। तो उस समय संविधान में निर्णय लिया गया था, पारित भी किया गया था कि आज़ादी के 15 वर्षों के बाद, यानी संविधान जब लिखा गया था उसके 15 वर्षों तक अंग्रेजी का जो राजकाज है वो कार्य है वो ऑफिसों में, कार्यालयों में चलता रहेगा। उसके बाद हिंदी में कामकाज है वो ऑफिसों में या कार्यालयों में किया जाएगा। ये संविधान में या हिंदी के जो उपबंध है उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ दूसरी जो बात है ये अनुच्छेद 210 के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जिस तरीके से अनुच्छेद 120 था संसद से संबंधित, संसद में सभापति है वो संसद का सभापति, अध्यक्ष है, वो किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति है वो दे सकता है। ऐसे ही राज्य विधानमंडल में क्या बात थी, राज्य की राज्यसभा या राज्यसभाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में वो अपनी भाषा के बाद अपने विचार वो रख सकता है, परंतु वैसी स्थिति है स्थिति के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति वो दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में अपने विचार नहीं रख सकता तो वो अपनी भाषा में, चाहे वो अगर पंजाबी है तो पंजाबी में रख सकता है, अगर वो हिंदी भाषी है तो हिंदी में रख सकता है, अगर गुजराती तो गुजराती में अपने विचार है वो रख सकता है। यानी वहाँ सदन की तरफ से उन व्यक्ति को परमिशन मिलती थी कि आप अपनी भाषा में अपने विचार है वो रख सकते हैं। ये आगे आगामी 15 वर्षों तक बात है वो की गई है।
अब हम बात कर रहे हैं संघ की भाषा की। ठीक है, संघ की भाषा क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था तो उस समय सारी बातें तय हुई थी कि जो संघ की भाषा है, संघ का मतलब यहाँ भारत से लिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, एक संघीय संरचना है। तो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। अंकों का रूप भी निर्धारित किया गया था, वो था भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, तो ये बात भी तय की गई थी। इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। कहने का मतलब है, जब क्योंकि प्राचीन समय से ही ऑफिस में कार्य है, वो फाइलों में जो भी पत्र व्यवहार है, जो भी संदेश वगैरह जाते थे, वो सारे के सारे किस में जाते थे? अंग्रेजी में जाते थे। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि एकदम से इतने बड़े ढांचे को बदलना मुश्किल कार्य है। इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग आगामी 15 वर्षों तक जारी रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा है। यानी पहले जिन कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, केवल उन्हीं कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है वो किया जाएगा। बाकी जितने भी नए काम हैं वो हिंदी में होंगे। ये इसमें एक और भी है, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, यानी जो 15 साल का जो समय अवधि यहाँ पे दिया गया था, उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग भी वहाँ पे प्राधिकृत कर सकेगा। ये राष्ट्रपति के पास उस समय पावर थी, ये पावर दी गई थी, या उनके पास अधिकार था ये कि वो इन 15 वर्षों के दौरान भी वहाँ पे ये हालांकि कह दिया गया था कि अंग्रेजी आगामी 15 वर्षों तक जारी रहेगी, फिर भी अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है या ऐसा कोई वहाँ पे चीज़ लागू होती है तो वो वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग के लिए भी कानून पास कर सकता है या उसमें संशोधन भी कर सकता है। तो ये बात उसमें कही गई थी। अब इसमें बात करते हैं जो हमारे हिंदी से संबंधित, जो हिंदी भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, कौन कौन से अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। तो सीधी सी बात है, अगर जब भी हिंदी भाषा का जिक्र आता है तो उसमें अनुच्छेद 120 आता है, अनुच्छेद 210 आता है। मैंने अनुच्छेद 120 था संसद से संबंधित था, 210 था जो विधान परिषद से संबंधित, विधानमंडल से संबंधित था। इसके अलावा एक पृथक भाग था भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 ये इसमें जिक्र किया गया था, और 8वीं अनुसूची। ठीक है, यानी अनुच्छेद 120, 210, अनुच्छेद 343 से 351 तक लगातार है। एक भाग पृथक जो है तो वो 17 था। अनुसूची कौन सी थी? 8वीं। इन सभी में क्या था? हिंदी भाषा का ही वर्णन था। ये पूछ ले भी 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, तो हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। भाग 17 में क्या है? हिंदी भाषा है। अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है। अब हम एक एक करके अनुच्छेद में पढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया था, किससे संबंधित है वो अनुच्छेद। अनुच्छेद 120 हम पढ़ चुके हैं, ये संसद से रिलेटेड है। ठीक है, और सभापति किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में इसको सदन को संबोधित करने की अनुमति है वो दे सकता है। अनुच्छेद जो 210 है वो राज्य विधानमंडल से संबंधित है, और यहाँ भी विधान परिषद का सभापति है वो किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति है वो दे सकता है। अनुच्छेद 343 है, ये संघ की भाषा जो बात की गई थी, संघ की भाषा है वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और जो अंकों का जो मानक है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप है वो होगा। ये बात उसमें कही गई थी। ठीक है, ये वाली जो बात है वो। और एक इसमें बात ये भी, तो आगामी 15 वर्षों तक जो अंग्रेजी का काम है वो जारी रहेगा, और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति है वो हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि के प्रयोग के नियम को भी लागू है वो कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, आपके लिए यूजफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें। अनुच्छेद जो है वो 344 किससे संबंधित है? ये राजभाषा व आयोग से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजभाषा या आयोग से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 344 है। ठीक है, अनुच्छेद 345 में क्या है? राज्य की राज्यसभा या प्रादेशिक भाषा के निर्धारण तक अंग्रेजी का प्रयोग वो जारी रहेगा। ये 15 वर्षों तक जो बात, आगामी 15 वर्षों तक बात की, तो वो किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 345 में कही गई है। ठीक है भाई। अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया है? 2 राज्यों के आपसी करार होने पर हिंदी प्राधिकृत भाषा होगी। यदि भाषा संबंधी 2 राज्यों के बीच में करार होता है किसी प्रकार का, या किसी प्रकार की जो बहस होती है, उसमें हिंदी को मुख्य भाषा का दर्जा है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 343 में है। आगे है 347 में क्या कहा गया आर्टिकल में? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विशेष भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में है। यानी अगर किसी भी राज्य का कोई विशेष क्षेत्र है या कोई भी जनजाति है, अगर वो राजभाषा को या उस राज्य की भाषा अपनाने के संबंध में नहीं है, तो वहाँ
इससे संबंधित जब वो संशोधन किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं कि वो उस विशेष प्रजाति को उसकी मातृभाषा में या उसकी भाषा में बोलने, सुनने या उसका अधिकार देने की बात इसमें कही गई है। यानी भारत में अलग अलग भाषाओं वाला राज्य है, अलग अलग धर्मों, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाला राज्य जो संघ है वो है। यानी संविधान सबके लिए है, सबको इसमें बराबर समानता का अधिकार वो रखा गया है, सबके भावनाओं को इसमें स्थान है वो दिया गया है। आगे अनुच्छेद 348 है, वो संसद और राज्य विधानमंडल में विधेयक, अधिनियम आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। जो 1965 तक अंग्रेजी भाषा है वो जारी रहेगी। इसके बाद वो है वो वहाँ पे जो भाषा है वो हिंदी को, या उसकी जो भाषा है या तो हिंदी रहेगी या उस राज्य की जो प्रथम भाषा है, जैसे मान लीजिए हरियाणा है तो यहाँ की प्रथम भाषा है वो हिंदी रहेगी, और अगर गुजरात की बात करते तो वहाँ की जो प्रथम भाषा है वो गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें वो कही गई हैं। अनुच्छेद 349, इसमें भाषा संबंधी नियमों व विधियों में बदलाव राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं किए जा सकते, और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकता है। यानी इसमें दो बातें कही गई हैं, एक तो भाषा संबंधी नियम और विधियों में यानी कानून में संशोधन है, किसी प्रकार का बदलाव है, वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं होगा, और राष्ट्रपति भी इसको सीधा बदलाव नहीं कर सकता। वो भी क्या करेगा, इसका एक कमेटी बनाएगा, आयोग की सिफारिश, यानी वो कमेटी में अगर मेजोरिटी बनती है, अगर इसका जो बहुमत है वो सिद्ध होता है तो इस पर विचार है वो किया जाएगा और उसको बाद में मंजूरी है वो मिलेगी। ठीक है। अब है अनुच्छेद 350, ये भाषाई अल्पसंख्यक के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, यानी बहुत जिनको कम संख्या, अगर मान लीजिए एक स्टेट में हिंदू प्रजाति के बहुत ज़्यादा लोग हैं और वहाँ मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक के रूप में है, ईसाई अल्पसंख्यक के रूप में है, या सिख प्रजाति वो अल्पसंख्यक के रूप में है। यानी अगर क्षेत्र विशेष की बात करें तो जहाँ पे बहुत कम संख्या में लोग हैं वो किसी भाषा विशेष से संबंधित रखते हैं, तो उनको जो शिक्षा का कार्य है वो उनकी प्राथमिक भाषा में या उनकी मातृभाषा में दिया जाएगा। ऐसी सुविधाएँ हैं वो सरकार को करनी पड़ेगी। ये किस में है, अनुच्छेद 350 में दिया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। तो ये भी इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति इसके लिए विशेष मंजूरी दे, विशेष अधिकार, विशेष सुविधाएं उनको मिले। ठीक है। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी का जो विकास है वो किया जाए। विकास का मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार करने से है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रसार किया जाए या बढ़ाया जाए, उनका विकास करे, जिससे वह भाषा की सामसिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान में 8वीं अनुसूची में भारत के अन्य भाषाओं शैली पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्य संस्कृत से अन्य भाषाओं के शब्द है वो ग्रहण करते रहे। इसीलिए आज हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें अन्य भाषाओं के शब्द हैं, अंग्रेजी के बहुत सारे हैं, पुर्तगाली के हैं, उर्दू के, अरबी फारसी दोनों के इसमें शामिल किए गए हैं, और ख़ास करके अंग्रेजी के शब्दों की तो भरमार हो गई है। यानी जो विदेशी शब्द हैं हिंदी संस्कृत के तो है ही हैं, तत्सम और तद्भव तो है ही हैं, लेकिन जो अन्य विदेशी भाषाएं हैं, अन्य जो भाषाएं हैं वो भी हिंदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके शब्दों का भंडार है वो हो गया है, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया है, और हिंदी एक बहुत विशाल शब्द भंडार वाली भाषा है वो बन गई है। ठीक है। तो ये इसमें अनुच्छेद से संबंधित जो बात इसमें कही गई थी। अगली क्लास में हम हमारी जो राजभाषा हिंदी है और संविधान जब लिखा गया था उसमें आरंभ में कितनी भाषाएं थी और कुल मिलाकर की जो 22 भाषाएं थी हमारे संविधान में, जिनको 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल एजुकेशन मंच को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भाषा से संबंधित जो 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में उस पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे उससे संबंधित एक और जो टॉपिक रहने वाला है विश्व हिंदी दिवस के बारे में, और हिंदी की बोलियाँ, उपबोलियाँ, भाषाएं से संबंधित बात करेंगे। इसके बाद हम लिपि का टॉपिक करेंगे, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, हमारी देवनागरी लिपि का देवनागरी नाम कैसे पड़ा था, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वो सारी बात हम डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी उसके अंदर हम इसी तरीके ऐसे नोट्स के माध्यम से या लाइव क्लास के माध्यम से आपको हिंदी के एक टॉपिक से बेसिक से हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए काम आएंगे और आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। थैंक यू, नमस्कार।